Hello guys, welcome to my YouTube channel Study with Muskan. So here we are with the new video with the new topic, and the topic is EPRG model. EPRG model means ethnocentric, polycentric, geocentric, regiocentric. So these four are the approaches of international business. So previously we have studied about cross culture, about culture. So this is the one of the most important model of international businesses, cross cultural businesses. So I thought I should make video on this. So yeah. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि ये जो अप्रोचेस हैं, इथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रीजियोसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक, उन अप्रोचेस को समझने के पहले हम ये पेरेंट कंट्री नेशनल, होस्ट कंट्री नेशनल और थर्ड कंट्री नेशनल के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये हमने लास्ट वीडियो में जो क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट वाली जो वीडियो है उसमें भी समझा था, बट इसमें भी मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको नहीं समझेंगे, इस अप्रोच को, इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, तो फिर हम वो चार अप्रोचेस को नहीं समझ पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स ये पेरेंट कंट्री नेशनल कौन से एम्प्लॉयज होते हैं हम वो समझेंगे, और होस्ट कंट्री नेशनल कौन से एम्प्लॉयज होते हैं, और थर्ड कंट्री नेशनल्स कौन से एम्प्लॉयज होते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है समझना, फिर ही हम अप्रोचेस को समझ पाएंगे। पेरेंट कंट्री नेशनल, पेरेंट कंट्री नेशनल वो एम्प्लॉयज होते हैं जो ना अपनी बर्थ प्लेस, अपनी ओरिजिन प्लेस पे वर्क करते हैं, ना ही कंपनी की ओरिजिन प्लेस पे वर्क करते हैं। वो लोग वर्क कंपनी की सब्सिडरी में करते हैं। कंपनी अब ग्रो हो चुकी है और कंपनी ने कहीं दो तीन दूसरी कंट्रीज में अगर कोई सब्सिडरी ओपन कर लिए, तो पेरेंट कंट्री नेशनल वो एम्प्लॉयज हैं जो ना ही अपनी बर्थ प्लेस पे वर्क कर रहे होंगे, ना ही कंपनी की ओरिजिन प्लेस पे वो वर्क कर रहे होंगे कंपनी की सब्सिडरी में। मैंने एक एग्जांपल भी लिया है कि एक जापानीज मैनेजर है, मतलब जापानीज ओरिजिन है उसका, जापानीज मैनेजर है, वो वर्क कर रहा है यूके में। ठीक है, और कंपनी जो है वो भी जापान की है, कंपनी भी जापानीज है, पर्सन भी जापानीज है, बट कंपनी इतना ग्रो कर चुकी है कि कंपनी ने यूके में एक अपनी सब्सिडरी ओपन कर ली है। तो वो पर्सन जो है जाके यूके में वर्क कर रहा है कंपनी की सब्सिडरी में, ना कंपनी की ओरिजिन प्लेस पे, ना अपनी बर्थ प्लेस पे। सो दैट मीन्स पेरेंट कंट्री नेशनल। सेकेंड है होस्ट कंट्री नेशनल्स। होस्ट कंट्री नेशनल्स वो एम्प्लॉयज होते हैं जो अपनी ही सिटीजन प्लेस पे वर्क करते हैं। अगर कोई पर्सन इंडिया का है तो वो इंडिया में ही वर्क कर रहा है, दैट मीन्स वो होस्ट कंट्री नेशनल बोलेंगे उसको। मतलब जैसे अगर हम एग्जांपल देखते हैं कि एक यूके का मैनेजर है वर्किंग फॉर द यूके बेस्ड सब्सिडरी ऑफ जापान कंपनी। ठीक है, अब कंपनी जो है वो जापान की है, जापान की ओरिजिन कंपनी है, कंपनी ने इतना ग्रो कर लिया कि उसने यूके में अपनी सब्सिडरी खोल ली। तो अब यूके में अपनी सब्सिडरी ओपन कर ली ना कंपनी ने, तो वहीं के यूके के किसी एक पर्सन को हायर कर लिया। अब जैसे देखें, अब मैकडी जो है, मैकडोनल्ड्स, वो इंडिया का तो है नहीं, वो यूएसए का है, तो यूएसए की कंपनी है। तो बट अब अगर हम इंडिया में कहीं भी मैकडी पे जाते हैं तो हमें वो इंडियन पीपल ही दिखते हैं ना, तो दैट मीन्स वो होस्ट कंट्री नेशनल्स है, क्योंकि कंपनी का ओरिजिन जो है वो यूएसए का है। मैकडोनल्ड्स जो है वो यूएसए की है, बट वो इंडिया में भी काफी जगह पे है, हर सिटी में, ऑलमोस्ट हर सिटी में, और हर सिटी में काफी सारी ब्रांचेस होती हैं मैकडी की। तो वहाँ पे इंडियन पीपल वर्क कर रहे हैं, तो दैट मीन्स दे आर होस्ट कंट्री नेशनल्स। ठीक है, और थर्ड है थर्ड कंट्री नेशनल। सो थर्ड कंट्री नेशनल का मतलब यही है कि ना पर्सन, एंड हम एग्जांपल से समझ लेते हैं, एन इंडियन पर्सन वर्किंग इन यूएसए ब्रांच फॉर यूके बेस्ड कंपनी। ठीक है, पर्सन इंडिया का है, कंपनी जो है वो यूएसए की है, वर्किंग इन, सॉरी, कंपनी जो है वो यूके की है, यूके बेस्ड कंपनी, और उसकी जो ब्रांच ओपन हो गई है वो यूएसए में ओपन हो गई है। तो पर्सन खुद इंडिया का है, कंपनी यूके की है, और वो वर्क कर रहा है वो यूएसए में। ठीक है, थर्ड कंट्री में वर्क कर रहा है कहीं और। तो ये होता है थर्ड कंट्री नेशनल्स। ठीक है, तो ये थ्री टाइप्स के एम्प्लॉयज होते हैं, तो ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अप्रोचेस को समझने के लिए।
ओके सो अभी जो हमारा मेन टॉपिक है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो 4 अप्रोचेस हैं, जो 4 इंटरनेशनल बिजनेस अप्रोचेस हैं, इथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रीजियोसेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस डायग्राम को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डायग्राम है, और अगर आप अपने एग्जाम्स में या अगर कहीं भी आप इसको डायग्राम को प्रेजेंट करते हो, तो डेफिनेटली अगर अपन अपने एग्जाम में करते हो तो बहुत ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज होंगे। और ये सिर्फ मार्क्स इंक्रीज करने के लिए नहीं है, समझने के लिए भी बहुत ये डायग्राम हेल्पफुल है। इन चारों अप्रोचेस को समझने में ये बहुत हेल्प करेगा ये डायग्राम। ठीक है, तो जो फर्स्ट हमारा हम देखते हैं, हमने फर्स्ट जो इथनोसेंट्रिक को देख रहे हैं हम। तो इथनोसेंट्रिक सबसे फर्स्ट अप्रोच होती है। और कोई भी अगर न्यू कंपनी है, कोई भी न्यू कंपनी जब अपना बिजनेस ओपन करती है, लाइक एनी कंपनी, लाइक काफी सारे स्टार्टअप्स होते हैं या कोई भी न्यू कंपनी होती है जो अपना बिजनेस ओपन करती है, वो इथनोसेंट्रिक अप्रोच को अपनाती है, वो इथनोसेंट्रिक अप्रोच को फॉलो करती है। ठीक है, जब कोई न्यू कंपनी ओपन करता है तो ठीक है, वो इथनोसेंट्रिक अप्रोच पे ही चलते हैं। ठीक है, तो ये सबसे इनिशियल लेवल की अप्रोच है। सबसे इनिशियल जो कंपनी है वो इस अप्रोच को लेके चलती है। देन जब कंपनी एक ग्रोथ की स्टेज पे पहुंच जाती है, थोड़ा सा कंपनी को टाइम हो जाता है, 15-20 ईयर्स या ऐसे थोड़ा टाइम हो जाता है, सब एक रेपुटेशन बन जाती है मार्केट में कंपनी की। ग्रोथ वाला जो जब हाइक मिल रहा होता है कंपनी को, बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी भी मिल रही होती है, सब लोगों को पता चल जाता है कि हाँ ये कंपनी है ये वो, तो तब वो इथनोसेंट्रिक से पॉलीसेंट्रिक पे शिफ्ट होती है वो कंपनी। ठीक है, उसके बाद जब कंपनी अपने पीक पे पहुंचती है, ग्रोथ एकदम हाई लेवल वाली ग्रोथ आ जाती है ना कंपनी को, एकदम सब पहचानने लग गए, सबको पता है कि हाँ ये कंपनी है, बहुत ब्रांड है, बड़ी कंपनी है। तो उसके बाद वो ना रीजियो सेंट्रिक पे अपना शिफ्ट करती है। रीजियो जब कंपनी का मैच्योरिटी लेवल आ जाता है ना, कंपनी जब मैच्योरिटी ग्रोथ से जब मैच्योरिटी लेवल पे शिफ्ट कर रही होती है ना, तो उसके ग्रोथ से मैच्योरिटी लेवल के जो बीच का पॉइंट होता है, उस पॉइंट पे वो रीजियो सेंट्रिक अप्रोच की तरफ शिफ्ट करती है। ठीक है, देन जब कंपनी मैच्योरिटी के बाद जब डिक्लाइन की तरफ जाती है, डिक्लाइनिंग की तरफ, तब वो जियोसेंट्रिक अप्रोच को अपनाती है। तो ये 4 अप्रोचेस हैं, और इन 4 अप्रोचेस के कुछ अलग अलग टाइमिंग्स हैं कि इन इन टाइमिंग्स पे ये अप्रोचेस कंपनी फॉलो करती है, कंपनी अडॉप्ट करती है। तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए मैंने इसको डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी है कि वो ज्यादा जल्दी समझ में आए। ठीक है, तो सारी अप्रोचेस का एक टाइम होता है, उस टाइम पे ही वो कंपनी उस अप्रोच को अडॉप्ट करती है। ठीक है, तो इनिशियल लेवल पे इथनोसेंट्रिक, देन ग्रोथ लेवल पे पॉलीसेंट्रिक, जब मैच्योर ग्रोथ और मैच्योरिटी के जब बीच वाला पॉइंट आता है, तब वो शिफ्ट करती है रिजियो सेंट्रिक पे। एंड देन जब डिक्लाइनिंग का पॉइंट आता है, जब एंड एंड में होने लगता है ना सब चीजें, डिक्लाइन पूरा बिजनेस डिक्लाइनिंग की स्टेज पे आ जाता है ना, देन वो जियो सेंट्रिक पे जाती है। ओके, सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट इथनोसेंट्रिक अप्रोच। तो जैसे हमने पहले डायग्राम में, उस डायग्राम में हमने देखा कि इथनोसेंट्रिक अप्रोच जो है बहुत इनिशियल लेवल पे जब कंपनी होती है, तब इस अप्रोच को वो फॉलो करती है, अप्लाई करती है अपने बिजनेस में। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज इंडियन कंपनी है कोई, काफी अच्छा रन कर रही है, इंडिया में काफी सक्सेसफुल है, और 5-7 साल हो गए, 5-7 साल या उससे भी ज्यादा, कई कई बार ऐसा भी हो सकता है। तो अच्छा रन कर रही है, सक्सेसफुल है कंपनी। ठीक है, अब उसने सोचा कि अब मैं अपने बिजनेस को ग्रो करता हूँ। ठीक है, तो अब ग्रो करने के लिए उस कंपनी के जो ओनर या कंपनी ने सोचा कि अब मैं एक एक सब्सिडरी ओपन करता हूँ, एक न्यू ब्रांच ओपन करता हूँ किसी और कंट्री में। ठीक है, तो अब जब वो न्यू कंट्री में अपनी फर्स्ट टाइम किसी और कंट्री में अपनी कंपनी की ब्रांच या फिर सब्सिडरी ओपन करने जा रहा है, और सपोज अगर वो यूएसए में ओपन कर रहा है, तो वो सोचेगा यार कि अब मैं फर्स्ट टाइम ये स्टेप ले रहा हूँ, न्यू कंट्री में, किसी न्यू कंट्री में जाके ओपन कर रहा हूँ,
अपनी कंपनी, तो एकदम से वो यूएसए के लोगों को तो हायर करेगा नहीं। वो पहले इंडिया की ऐसी टीम बनाएगा, इंडिया के लोगों को, इंडिया जो इंडियन उसी कंपनी में जो इंडियन पीपल वर्क कर रहे हैं इंडिया में, उनको रेडी करेगा और उनको बोलेगा कि अब हमने न्यू सब्सिडरी ओपन करी है यूएसए में, तो अब शुरू में इनिशियली तुम मुझे सपोर्ट करने के लिए, कंपनी को सपोर्ट करने के लिए तुम लोग चलो। तो वो एक टीम बनाएगा इंडिया में और उस टीम को बोलेगा कि अब तुम्हें यूएसए वाली सब्सिडरी को हैंडल करना है, वहां चलना होगा तुम्हें। क्यों? क्योंकि वो लोग पहले से उस कंपनी में वर्क कर रहे हैं, वो लोग ट्रस्टवर्दी पीपल हैं, वो लोग स्किलफुल हैं, परफेक्ट हैं, उनको पता है कि कंपनी की रूल्स रेगुलेशन, पॉलिसीज, स्ट्रेटजीज, टेक्टिक्स क्या है क्या नहीं है, कंपनी किस रूल्स एंड रेगुलेशन पे चलती है, या कंपनी का मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इकोनॉमिकल वेल्थ क्या है कंपनी की, उनको सब चीजें पता है कंपनी के बारे में। तो जब हम कोई भी अपनी न्यू सब्सिडरी या कोई भी न्यू ब्रांच ओपन करते हैं ना, तो हम न्यू लोगों को हायर, उस ब्रांच को चलाने के लिए हम न्यू लोगों को हायर करने की बजाय हम अपने पुराने जो कंपनी के लोग हैं, जो ऑलरेडी उस कंपनी में उस कंपनी की जो मेन ब्रांच है वहां पे जो लोग वर्क कर रहे हैं, हम उनको रेडी करवाते हैं और हम उनको बोलते हैं कि अब तुम उस न्यू सब्सिडरी को या न्यू ब्रांच को हैंडल करो, चलाओ, बिकॉज वो तो न्यू है और तुम लोग पहले से सब चीजों के बारे में जानते हो। तो इसलिए हम जब कंपनी कोई भी न्यू सब्सिडरी ओपन करती है या कुछ भी नया ब्रांच अपनी ओपन करती है किसी कंट्री में या किसी सिटी में, तो इनिशियल लेवल पे वो पीसीएंस को हायर करती है। पीसीएंस मतलब इंडियन पीपल को, या फिर जो इंडिया में ऑलरेडी वो लोग उस कंपनी में वर्क कर रहे हैं उनको ही ले जाएगी वहां यूएसए में। ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे ये एग्जांपल लिया था कि कोई इंडियन कंपनी है और काफी इंडिया में अच्छे से सक्सेसफुल है और अच्छे से रन कर रही है। अब उसने एक न्यू सब्सिडरी अपनी यूएसए में ओपन करी, तो यूएसए में वो इंडियन पीपल को ही ले जाएंगे, वहां के लोगों को, न्यू लोगों को वहां के अभी एकदम से हायर नहीं करेंगे इनिशियली। ठीक है। तो वो क्या करेंगे, पीसीएंस को ले जाएंगे वहां यूएसए में, मतलब इंडियन पीपल को ले जाएंगे। ठीक है। अब इसका एडवांटेजेस क्या है कि उनको टू मेंटेन अ यूनिफाइड कॉर्पोरेट कल्चर फैक्टर्स, तो उन्हें पता है कि इस कंपनी में क्या कल्चर फॉलो होता है, कंपनी किस बेसिस पे चलती है, वो सारी चीजें उन्हें पता है, तो वो इस चीज को अच्छे से हैंडल कर लेंगे और कल्चरल डिफरेंसेस आएंगे नहीं, क्योंकि सब ऑलरेडी साथ में पहले से वर्क करे हुए हैं और सब अभी उसी कंपनी में वर्क किया हुआ है सब लोगों ने पहले से, तो ज्यादा कल्चरल डिफरेंसेस आएंगे नहीं। ठीक है। क्लोज कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन विद पीसीएंस, अब जो पीसीएंस यूएसए में गए हैं उनके बीच में क्लोज कम्युनिकेशन तो होगा, बिकॉज वो ऑलरेडी काफी टाइम से पहले से ही वर्क करते आ रहे हैं साथ में। प्लस उनका ना उनका अपनी कंपनी की लाइक, अगर अब वो यूएसए में चले गए तो इंडिया में भी जो लोग अभी ओरिजिनल लाइक कंपनी में जो मेन ब्रांच है कंपनी की, जहाँ जो लोग उधर काम कर रहे हैं इंडिया में, उनके साथ भी उनका रेपो अच्छा होगा, उनके साथ भी उनका कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा। यूएसए में तो अच्छा होगा ही उनका आपस में, बट इंडिया के लोगों के साथ भी, इंडिया में जो लोग वर्क कर रहे हैं उसी कंपनी में, उनके साथ भी अच्छा होगा। यूनिफॉर्म कॉर्पोरेट कल्चर इन ऑल सब्सिडरीज, उनका एक यूनिफॉर्मिटी चलेगी, जो चीजें, जो रूल्स एंड रेगुलेशन इंडिया में फॉलो हो रहे होंगे वो वही सेम चीजें वहीं वहां पे भी फॉलो होंगी, सब चीजें सेम चलेगी, तो यूनिफॉर्मिटी रहेगी, कुछ भी डिफरेंसेस ज्यादा आएंगे नहीं, थोड़े बहुत आ सकते हैं बिकॉज ऑफ लोकेशन। एंड उसके बाद पीसीएंस आर सिमिलर फेमिलियर विथ कंपनीज गोल्स, स्ट्रेटेजीज, टेक्टिक्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, ये हमने अभी पहले भी डिस्कस किया कि उन्हें कंपनी का जो मेन एम क्या है, मोटो क्या है, गोल्स क्या है, कंपनी की टेक्टिक्स, स्ट्रेटेजीज, पॉलिसीज, सब चीजें पता होंगी, तो उन्हें ज्यादा ट्रेनिंग देने की नीड नहीं होगी, ज्यादा चीजें बताने की जरूरत नहीं होगी, उन्हें कंपनी के बारे में सब कुछ पता होगा। देन फिर पीसीएंस आर वेल known about existing company technology, customers and demand etc. तो पीसीएंस को कंपनी की टेक्नोलॉजी, क्या कंपनी को कैसी टेक्नोलॉजी फॉलो करनी है, क्या चीज फॉलो करनी है, क्या चीज नहीं फॉलो करती है ये कंपनी, वो सब पता होगा। हाँ, बट ये है कि कस्टमर्स जो हैं वो अलग हो सकते हैं, कंज्यूमर्स डेफिनेटली अलग होंगे क्योंकि लोकेशन अलग है। अब कस्टमर्स और कंज्यूमर्स जो होंगे वो यूएसए के होंगे, क्योंकि हमने अपनी न्यू सब्सिडरी यूएसए में ओपन करी है, तो वहां थोड़ी सी चीजें होंगी, बट जो मेन कंपनी का जो कोर जो मेन मोटो है वो तो सेम ही रहेगा ना।
लाइक अब मैकडी है, मैकडी अब हर जगह पे है, पर मैकडी को क्या करना है, क्वालिटी मेंटेन करके रखना है, वो इंडिया में हो चाहे यूएसए में हो, क्वालिटी के ऊपर मेन फोकस करना है, क्वालिटी मेंटेन करके रखना है। टेस्ट भले अलग है यहाँ के लोगों का और वहाँ के लोगों का, और हर कंट्री का टेस्ट अलग है, काफी सारी चीजें अलग हैं, बट जो मेन एम है उनका कि क्वालिटी मेंटेन करना है, वो सेम है। स्टारबक्स, उनका भी यही है कि मेन उनका यही है कि क्वालिटी मेंटेन करके चलना है, तो वो सब जगह सेम है, क्वालिटी सब जगह मेंटेन्ड है, ठीक है। तो वो चीज पता होगी उनको, पीसीएंस को, ठीक है। दे विल मेंटेन पर्सनल नेटवर्क विद हेडक्वार्टर एम्प्लॉयज, हेडक्वार्टर इंडिया के एम्प्लॉयज के साथ भी वो पर्सनल नेटवर्क में भी रहेंगे, उनके साथ भी कोऑर्डिनेटेड रहेंगे, उनके साथ भी अच्छा रेपो होगा, कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। हेडक्वार्टर एम्प्लॉयज हैव मोर फेथ एंड ट्रस्ट, सेल्फ बिलोंगिंगनेस विद पीसीएंस, PCNs have better idea and knowledge about companies marketing strategy, financial position and economical wealth। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं, ठीक है, इथनोसेंट्रिक अप्रोच के। अब इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो ये हैं कि हम लेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं HCNs को, वहाँ के यूएसए के लोकल पीपल को हम लेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अपनी कंपनी में वर्क करने के लिए, ठीक है। प्लस दे विल नॉट गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वर्ल्ड वाइड टैलेंट, हम सिर्फ इंडिया के लोगों को ही चांस दे रहे हैं, तो हमारे पास जो है ये हो सकता है कि जो टैलेंटेड पीपल हैं उनको हम लाइक यूएसए में भी काफी सारे ऐसे टैलेंटेड पीपल होंगे, बट हम उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं, तो हम लाइक ये इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दे पा रहे हैं वर्ल्ड वाइड सब सारे टैलेंट को, सबको, ठीक है। PCNs will face cultural issues in subsidiaries. They require training for that. It increases training cost. अब डेफिनेटली जो इंडियन पीपल यूएसए में शिफ्ट हुए हैं, जो यूएसए में गए हैं, ठीक है, तो उन्हें भी तो ट्रेनिंग की नीड होगी ना, लाइक उन्हें कंपनी की पॉलिसी, रूल्स एंड रेगुलेशन, कंपनी से रिलेटेड चीजों की ट्रेनिंग नहीं चाहिए होगी, बट वहां पे रहने के लिए वहां पे लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, क्योंकि वहां के कंज्यूमर्स जो होंगे वो यूएसए के होंगे, कस्टमर्स जो होंगे वो यूएसए के होंगे, ठीक है, डीलर्स जो होंगे वो यूएसए के होंगे, तो वहां पे उनको कम्युनिकेशन का बैरियर आएगा, कल्चरल डिफरेंसेस आएंगे, या वहां पे वो उन्होंने रीलोकेट किया है इंडिया टू यूएसए, तो उनको वहां पे रहने में फूड से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, या उनके कुछ फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं, कुछ पर्सनल इश्यूज भी हो सकते हैं, तो वो सारी चीजें बहुत ज्यादा बॉदर करेंगी उनको वहां पे, ठीक है। तो इन सारी चीजों के लिए हमें उन्हें ट्रेनिंग देनी रहेगी, लैंग्वेज से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड, बिहेवियरल ट्रेनिंग्स, और ये सारी चीजें देनी रहेंगी ट्रेनिंग में। बाकी कंपनी से रिलेटेड वो फैमिली चीजों में वो फेमिलियर रहेंगे, बट बाकी सारी चीजों के लिए उन्हें हमें ट्रेनिंग देनी रहेगी, तो वो बहुत कॉस्टली होगी। प्लस उनका जो रिलोकेशन का होगा, प्लस उनका लाइक वो लाइक हेल्दी रहें वहाँ पे, और लाइक बहुत ज़्यादा अच्छे से वहाँ पे वर्क कर पाएँ, जितना वो यहाँ पे इंडिया में रह के कंट्रीब्यूट कर पाते थे हमारी कंपनी को, उतना या उससे ज़्यादा वो वहाँ पे भी कर पाएँ, तो हमें ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना रहेगा। तो इन सारी चीज़ों में थोड़ा सा काफ़ी इशू आ सकता है, तो ये बहुत एक मेन डिसएडवांटेज है कि जो वहाँ यहाँ से वहाँ जो लोग रीलोकेट हुए हैं, तो हमें कंपनी को उनको वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा फेमिलियर और बहुत ज़्यादा बेटर फील करवाना होगा, तभी वो अच्छे से वर्क कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि हमें उन्हें ट्रेनिंग भी देनी रहेगी, और प्लस उन्हें अदर अदर फैसिलिटीज भी देनी रहेंगी, जिससे कि वो वहाँ पे अच्छा फील करें और अच्छा वर्क करें, ठीक है। तो इसका सबसे ज़्यादा इसके एग्जाम्पल्स हैं फिलिप्स, टोयोटा, हिटाची, सोनी एक्सेट्रा। तो ये कुछ कंपनीज हैं जो कि इथनोसेंट्रिक अप्रोच फॉलो करती हैं। बाय चांस अगर ये अभी नहीं फॉलो करती भी होंगी, तो अपनी इनिशियल डेज में, जब इन्होंने इनिशियली अपनी सब्सिडरी ओपन करी होगी, तब इन्होंने ये अप्रोच ज़रूर फॉलो करी होगी, ठीक है। और मोस्टली जो जैपनीज कंपनी होती है ना, वो इथनोसेंट्रिक अप्रोच को फॉलो करती हैं, बिकॉज वो अपने ही लोगों पे ट्रस्ट करना पसंद करते हैं, लाइक रेदर देन वहाँ के सब्सिडरी के लोकल पीपल पे ट्रस्ट करने से बेटर वो अपने लोगों पे ट्रस्ट करना पसंद करते हैं, और उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज एंड चांसेस देते हैं। तो जापानीज कंपनीज काफ़ी सारी ऐसी हैं जो ये अप्रोच को फॉलो करती हैं। Okay, so polycentric approach. In this, we hire people from the host country. We hire local peoples from the subsidiary country only. ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम पेरेंट कंट्री से नहीं ले जाते हैं लोगों को, हम जहां हमने न्यू सब्सिडरी ओपन करी है या
ऑलरेडी ऑनगोइंग सब्सिडरी है हमारी, तो हम वहाँ पे वहीं के लोगों को हायर करते हैं, वहीं के लोकल्स को हायर करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमने मैकडी का इसमें बहुत एक एग्जांपल बहुत ले सकते हैं हम, बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा समझने में। तो मैकडी इंडिया में भी है और अदर कंट्रीज में भी है, बट मैकडी में कौन लोग वर्क करते हैं, वो जितने भी लोग जो भी वर्क करते हैं वो इंडियंस होते हैं, ठीक है। और जबकि मैकडी जो है वो यूएसए की कंपनी है, ठीक है। तो यहाँ इंडिया में जो मैकडी है वहाँ इंडियन लोग ही काम करते हैं, इंडियन के लोग, इंडिया के लोकल्स ही वर्क करते हैं। तो ये बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल है पॉलीसेंट्रिक अप्रोच का समझने के लिए, ठीक है। तो इसका एडवांटेज ये होता है कि अगर हम वहीं के, हमने कहीं अपनी न्यू कंट्री में अपनी सब्सिडरी ओपन करी, या सब्सिडरी काफी टाइम से चल रही है, ऑन गोइंग है, तो अगर हम वहीं के लोगों को हायर कर लेते हैं ना, तो हमें कल्चर का ज्यादा इशू नहीं आता है। लाइक वो एक तो लेस कॉस्टली होता है, बिकॉज हमें ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती है लोगों को, ठीक है। कल्चरली फिट होता है, बिकॉज उन लोगों को पता होता है कि यहाँ के लोगों का टेस्ट क्या है, यहाँ के लोगों की प्रेफरेंसेस क्या है, तो उनको हमें ज्यादा ट्रेनिंग वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। एंड दे हैव कस्टम वेज ऑफ सर्विंग टू कस्टमर्स, दे हैव बेटर अप्रोच टू रन द बिजनेस इन सब्सिडीज, ठीक है। तो उनको अच्छा पता होता है, सब चीजें अच्छे से पता रहती हैं कि क्या चीजें लोगों को यहाँ पे, व्हाट आर द लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ पीपल, कस्टमर्स, कंज्यूमर्स। तो उनको सब पता रहता है, तो वो कई बार कस्टमाइज करके भी दे सकते हैं चीजों को, या वो उसी के हिसाब से वर्क करते हैं, ठीक है। तो लोकल्स को हायर करना ज्यादा इसमें एडवांटेज है, पॉलीसेंट्रिक अप्रोच का एडवांटेज है, ठीक है। फास्ट एंड इफेक्टिव एडेप्टेबिलिटी, ठीक है। अगर हमने किसी वहीं के सब्सिडरी के जो है लोकल पीपल को हायर कर लिया, तो उससे तो पता होगा सारी चीजों का, ज्यादा उसे हमें ट्रेनिंग देनी नहीं है, तो उसकी जो फास्ट एंड इफेक्टिव एडेप्टेबिलिटी रहेगी, सेव्स मनी ऑन हायरिंग एंड रीलोकेशन कॉस्ट। अब वो वहीं का ही है, उसी कंट्री का ही है, उसी सिटी का ही है, तो उसे रीलोकेशन की कॉस्ट हमें ज्यादा देनी नहीं पड़ेगी, और हायरिंग में भी ज्यादा हमारा वो नहीं जाएगा, अमाउंट नहीं जाएगा। उसके अलावा दे हैव गुड लोकल नॉलेज एंड नो लैंग्वेज एंड कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर तो होंगे ही नहीं, ना ही लैंग्वेज बैरियर होंगे, ठीक है। उसके अलावा लोकल मार्केटिंग टेक्निक्स आर बेस्ट सूटेड टू डील विथ लोकल मार्केट कंडीशन। तो ये अगर हम ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, कि अगर हम किसी कंट्री में वहीं के लोगों को अगर हायर कर लेंगे, तो वो सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि वहाँ के लोगों को अपने अपने कंट्री के लोगों की टेस्ट, प्रेफरेंसेस, चॉइसेस, लाइक्स, डिसलाइक्स सब पता होंगे, तो फिर हमें उन्हें ज्यादा ट्रेन वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वो ये सारे एडवांटेजेस हैं, बट इसमें अब कुछ कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। अब वो डिसएडवांटेज ये हैं कि अगर सपोज अब जैसे कि इंडियन कंपनी है, उसने अपनी सब्सिडी यूएसए में ओपन करी, और हमने यूएसए के लोगों को उसकी सब्सिडरी के लिए यूएसए के लोगों को ही हायर करा, एचसीएन्स को हायर करा। तो अब डिफरेंस आ जाएगा ना, कि इंडिया में तो इंडियन लोग वर्क कर रहे हैं, यूएसए में यूएसए के लोग वर्क कर रहे हैं, तो एचसीएन और पीसीएन में कुछ कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाएगा, तो उनमें डिफरेंसेस आ जाएंगे, उनमें जो है गैप आ जाएगा। तो वो ऐसा फील होगा कि यहाँ जो कंपनी है वो कोई अलग कंपनी है, और वहां जो कंपनी वर्क करी है वो अलग वर्क करी है। वो सेम कंपनी होके भी वो सेम नहीं लगेगा, क्योंकि वहां के लोग अलग वर्क कर रहे हैं, वहां का सब चीजें अलग होंगी, और यहाँ का सब चीजें अलग होंगी। भले वो यूएसए में जो कंपनी है वो यहीं की ब्रांच है, इंडिया की ही ब्रांच है, बट वो ऐसे वर्क करेंगी, इतना डिफरेंटली वर्क करेंगी कि बहुत अलग लगेगा। अब अगर आप इंडिया के मैकडी को देखोगे और यूएसए के मैकडी को देखोगे, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस लगेगा, बहुत ज्यादा, ऐसा लगेगा ही नहीं कि वो सेम कंपनी है। भले वो सेम कंपनी की ब्रांच है, ऐसा लगेगा ही नहीं, मतलब बहुत डिफरेंसेस आ जाएगा। तो डिफिकल्टीज टू ब्रिज द गैप बिटवीन एचसीएन्स एंड पीसीएन्स, एचसीएन और पीसीएन के बीच में बहुत डिफरेंस आ जाएगा, कल्चरल वेरिएशन आ जाएंगे, बिजनेस प्रैक्टिसेस दोनों की अलग होंगी, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होंगी, लैंग्वेज बैरियर्स होंगी। अब अगर इंडिया की जो मेन कंपनी है, उसको अगर यूएसए वाली सब्सिडरी में किसी से बात करनी होगी, या कुछ डिस्कस करना होगा, तो बहुत बड़ा लैंग्वेज बैरियर होगा। लैंग्वेज बैरियर अगर ना भी हो, तो अदर चीजें इतनी आ जाएगी, कल्चरल बैरियर, एक दूसरे की बात को समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज इंडिया की कंडीशंस अलग है, यूएसए की कंडीशंस अलग है, तो दोनों एक दूसरे की बात को समझ ही नहीं पाएंगे अगर कुछ डिस्कस भी करने बैठे, तो यहाँ का मैनेजर और वहाँ का मैनेजर। नेशनल लॉयल्टीज एंड काफी सारे
हेडक्वार्टर एम्प्लॉयज और सब्सिडरी एम्प्लॉयज में बहुत सारे वेरिएशंस, बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाएंगे, तो ये एक बहुत बड़ा बैरियर है, बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। ठीक है, उसके बाद दे बोथ हेडक्वार्टर एम्प्लॉयज एंड सब्सिडरी एम्प्लॉयज आर नॉट फीलिंग दैट वर्किंग इन द सेम कंपनी। उनको ऐसा फील ही नहीं होगा कि वो एक ही कंपनी में वर्क कर रहे हैं, उनको ऐसा लगेगा वो कंपनी अलग है, ये कंपनी अलग है, मतलब सेम फील ही नहीं होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इश्यूज आ जाएंगे, नो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस बिटवीन देम, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर एचसीएंस फॉर इंटरनल मोबिलिटी। अब इंटरनल मोबिलिटी के लिए एचसीएंस के लिए थोड़ी डिफिकल्टी होगी। अब ये हो सकता है कि जो कंपनी है वो ओरिजिन जो है वो इंडिया की है। ठीक है, तो इंडियन पीपल अगर 10-12 इंडियन पीपल की जो टीम है वो जाके यूएसए में अपनी सब्सिडरी में जाके वर्क कर सकती है, या यहाँ के लोगों को हम ट्रांसफर कर सकते हैं वहां। बट वहां के लोगों के लिए यूएसए में जो एचसीएंस वर्क कर रहे हैं वहां के लिए, उनके लिए इस चीज के ऑप्शंस कम होते हैं कि उनको हम मतलब अगर हमारी सब्सिडरी यूएसए में है और वहां पे कुछ लोग यूएसए के वर्क कर रहे हैं, तो उनके लिए ये ऑप्शन कम है कि हम उन्हें किसी दूसरी ब्रांच में शिफ्ट कर लें या इंडिया में शिफ्ट कर लें, तो उनके पास ये ऑप्शन बहुत रेयर होता है। लेकिन बिकॉज अगर इंडिया के पीपल के पास, इंडिया के लोगों के एम्प्लॉयज के पास ये ऑप्शन होगा कि उन्हें इंडिया में तो वर्क करने को मिलेगा, या बाद में कभी चांस मिला तो किसी न किसी सब्सिडरी में भी वर्क करने को मिलेगा। बट सब्सिडरी के लोगों के पास वर्क, जो एचसीएन से वहाँ के लोकल्स हैं, उनके पास ये ऑप्शन रेयरली होता है कि उन्हें अपनी ओरिजिन कंपनी में वर्क करने का मौका मिले, या किसी अदर सब्सिडरी में उसी कंपनी की किसी अदर सब्सिडरी में वर्क करने का मौका मिले, तो ये बहुत रेयर होता है। तो इंटरनल मोबिलिटी जो है, इंटरनली दूसरी, उसी कंपनी की दूसरी ब्रांच में वर्क करने का मौका थोड़ा कम मिलता है उन लोगों को। इसका एग्जाम्पल मैकडी जो हमने डिस्कस भी किया, और एक कोको कोला भी इसका एग्जाम्पल है। अब हमने जो है रीजियोसेंट्रिक अप्रोच जो डायग्राम में देखा था कि आफ्टर ग्रोथ, जब मैच्योरिटी लेवल पे हमारा जो बिजनेस आ जाता है, तो हम इस अप्रोच को भी ऑप्ट करते हैं, काफी सारी कंपनीज करती हैं। ठीक है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलीसेंट्रिक अप्रोच एंड जियोसेंट्रिक अप्रोच। ठीक है, हियर मैनेजर्स आर चूजन not necessarily from the host country but from the surrounding regions. There is relocation but in within the same broad of geographical region. इसका मतलब यही है कि हम अपनी सब्सिडरी में जरूरी नहीं है कि वहां के किसी लोकल पर्सन को हायर करें, या अगर हमें बहुत ज्यादा मैनेजरियल पोस्ट पे कोई बंदा चाहिए, कोई एम्प्लॉय चाहिए, बहुत ज्यादा हाई लेवल पोजीशन पे चाहिए, तो जरूरी नहीं है कि हम अपनी सब्सिडरी के लिए उसकी होस्ट कंट्री से हायर करें, या फिर अपनी इंडिया से ही ले जाएं। अगर इंडिया में उसका ओरिजिन है कंपनी का, तो हम अपने पीसीएन को ले जाएं या एचसीएन को हायर कर लें, ऐसा जरूरी नहीं है। हम उसकी हमारी जो सब्सिडरी है उसके आसपास की जो रीजन्स हैं उधर भी हम देख सकते हैं। अगर हमें कोई अच्छा टैलेंटेड पर्सन मिल रहा है उस पोजीशन को फिल करने के लिए, तो हम उसे भी हायर कर सकते हैं। ठीक है, लाइक अगर सपोज जो हमारी मेन कंपनी है वो यूएसए की है और उसने अपनी सब्सिडरी इंडिया में ओपन कर ली। ठीक है, तो अब अगर इंडिया में उससे कोई टैलेंटेड बंदा नहीं मिल रहा है, तो वो श्रीलंका से भी उठा के ले आ सकते हैं उस पोस्ट को फिल करने के लिए। तो ऐसा हो सकता है। तो इसका मतलब इसमें रिलोकेशन तो होगा, पर बहुत ज्यादा पास पास की कंट्री से रिलोकेशन होगा। ठीक है, तो ये होता है रीजियो सेंट्रिक अप्रोच, जो कि बहुत ज्यादा मैच्योरिटी लेवल पे जब बिजनेस आ जाता है तो हम इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, इसके एडवांटेजेस यही है क्योंकि बिकॉज नेबरिंग कंट्रीज हैं, तो उनकी वैल्यूज में, उनके कल्चर में, उनकी लैंग्वेज या फिर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस में, कमिटमेंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। अगर होगा भी डिफरेंस तो वो ऑप्ट कर लेगा, इतना होगा कि वो ऑप्ट कर लेगा पर्सन। लाइक अगर हम श्रीलंका देखें, बांग्लादेश देखें, तो ये मतलब बहुत ज्यादा पास पास की कंट्रीज हैं, तो ये लैंग्वेज में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, वैल्यूज सेम हो सकती हैं, कल्चर भी कई बार सेम हो सकता है। तो लाइक डिपेंड करता है। अगर हमें टैलेंटेड पर्सन किसी और आसपास की किसी और कंट्री में मिल रहा है, तो हम उसको भी ले सकते हैं। लाइक अगर हम इधर साइड देखें, लाइक हम यूएसए, कनाडा, ये सब पास पास में, तो या फिर हम यूरोप की कुछ कंट्रीज में, काफी सारी कंट्रीज हैं यूरोप में, तो वहां से आसपास की कंट्रीज से ले सकते हैं। तो उनमें उनके वैल्यूज, कल्चर, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड कमिटमेंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, तो हम
वो कर सकते हैं, वो चीज़ हो सकती है, बट जब बिजनेस हमारा एक मैच्योरिटी लेवल पे आ जाए तब। इट हेल्प्स इन ट्रांजिशन बिटवीन ग्रोथ एंड मैच्योरिटी। ग्रोथ पे आने के बाद जब बिजनेस मैच्योरिटी में ट्रांसफर हो रहा होता है ना, तो ये हमें कुछ ऐसे एम्प्लॉयज की नीड होती है कि हमें बहुत ज़्यादा टैलेंटेड और बहुत ज़्यादा परफेक्ट पर्सन मिले। तो अगर हमें वो अपनी कंट्री में वो नीड हमारी फुलफिल नहीं हो रही होगी, या तो हम आसपास की कंट्री में भी देख सकते हैं। तो ये हेल्पफुल होता है ट्रांजिशन में, ग्रोथ टू मैच्योरिटी को ट्रांसमिट करने में ये चीज़ हेल्प, ये अप्रोच जो होती है वो हेल्पफुल होती है कि मान लो अगर यहाँ नहीं मिल रहा है तो हम और कहीं भी देख सकते हैं ऐसा। They have a good culture familiarity, less costly and stability in employment. अब culture familiarity होती है बिकॉज नेबर कंट्री से वो कोई पर्सन आ रहा है। लेस कॉस्टली इसलिए बोला गया है क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि भैया हम मतलब इंडिया के लिए हमें कोई पर्सन हायर करना है और हम यूएसए से लेके आ रहे हैं, तो वो तो बहुत कॉस्टली हो जाएगा। इंडिया के लिए अगर हम श्रीलंका से लेके आ रहे हैं तो कम कम कॉस्टली होगा ना एज कम्पेयर टू यूएसए। अगर इंडिया के लिए हम यूएसए से लाते हैं तो बहुत कॉस्टली हो जाएगा, लेकिन अगर इंडिया के लिए हम श्रीलंका या कहीं आसपास की कंट्री से लेके आते हैं तो उस कंपैरिजन में तो वो लेस कॉस्टली होगा ना। तो वो उस कंपैरिजन उस कॉन्टेक्स्ट में ये बोला गया है लेस कॉस्टली। बाकी कॉस्टली तो होगा ही क्योंकि दूसरी कंट्री से आ रहा है। एंड स्टेबिलिटी इन एम्प्लॉयमेंट, स्टेबिलिटी रहेगी एम्प्लॉयमेंट में बिकॉज ज़्यादा दूरी से नहीं आ रहा है, नेबर कंट्री से ही आ रहा है। उसके बाद है अपना डिसएडवांटेजेस हैं, में प्रमोट फेडरलिज्म एट द रिलीजनल लेवल इंस्टीड ऑफ नेशनल वन। रिलीजन से रिलेटेड कुछ वो हो सकते हैं, डिफिकल्टीज हो सकती हैं कि वो अपनी कंट्री के रिलीजन को या कल्चर को ज़्यादा प्रेफरेंस दे या ज़्यादा फॉलो करे रेदर देन नेशनल वन। जिस कंट्री में वो अभी वर्क करना है उसको शायद इतनी प्रेफरेंस ना भी दे, ये एक डिसएडवांटेजेस हो सकता है। फैक्टर सच एज पॉलिटिकल एमिनोसिटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान रिलीजन कंट्री। तो अगर इंडिया पाकिस्तान की कुछ बात आती है तो वो उसमें थोड़े से पॉलिटिकल फैक्टर्स भी आ जाते हैं, ठीक है। सर्टेन इमिग्रेशन डॉक्यूमेंटेशन इज टाइम कंज्यूमिंग। अब डॉक्यूमेंट बिकॉज दूसरी कंट्री से आ रहा है तो डॉक्यूमेंटेशन में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी, टाइम लगेगा बिकॉज पासपोर्ट हो गया, वीज़ा हो गया, तो काफ़ी सारी वो चीज़ें होंगी ना, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हो गई फिर। और इट कैन बी एक्सपेंसिव टू इम्प्लीमेंट ओइंग टू इंक्रीज ट्रेनिंग एंड रिलोकेशन कॉस्ट। कई बार हो सकता है ना कि हमें ज़रूरी नहीं कि हम इंडिया में अगर श्रीलंका के पर्सन को हायर कर रहे हैं या कोई भी आसपास की कंट्री के पर्सन को हायर कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा फेमिलियरिटी है और हमें बिल्कुल भी ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं होगा। कुछ तो ट्रेनिंग देनी ही पड़ेगी और कई बार ज़्यादा भी देनी पड़ सकती है ट्रेनिंग, और रिलोकेशन कॉस्ट भी होगा, तो ये भी एक डिसएडवांटेजेस है। अब इसमें एग्जांपल ये है कि श्रीलंका ऑपरेशंस ऑफ कोक आर मैनेज्ड बाय इंडियंस, दैट मीन्स टीसीएंस, ठीक है। तो श्रीलंका में जितने भी कोक के ऑपरेशन हैं वो इंडियंस मैनेज कर रहे हैं। एंड कोक ना ही इसकी श्रीलंका की कंपनी है, ना ही इंडियन कंपनी है, दैट मीन्स टीसीएंस। तो हाँ, श्रीलंका में जो पर्सन लोग काम कर रहे हैं वो टीसीएंस है, ठीक है। अब लास्ट जियो सेंट्रिक अप्रोच। तो जियो सेंट्रिक अप्रोच हमने देखा था कि डिक्लाइन, जब बिजनेस डिक्लाइन की लेवल पे आ जाता है तब हम इस अप्रोच को ऑप्ट करते हैं। तो ऐसा हर बार नहीं होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कंपनी मैच्योरिटी लेवल के बाद डिक्लाइन ही होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। स्टेबल भी रहती हैं कई कंपनीज, मैच्योरिटी के बाद मैच्योरिटी और ग्रोथ में ही ऐसा चल रही होती हैं, या कई कंपनी सिर्फ ग्रोथ 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 करती हैं। वो ऐसे उस पे आती नहीं है, मतलब डिक्लाइन लेवल पे आती ही नहीं है। जरूरी नहीं है हर कंपनी का एंड ऐसे डिक्लाइन वाला होता है, तो ऐसा नहीं है। हम कई कंपनीज जो हैं अगर बहुत ज्यादा ग्रो कर चुकी होती हैं, बहुत ज्यादा एक मैच्योरिटी लेवल पे आ जाती है ना, तब भी वो जियो सेंट्रिक अप्रोच को अपनाती हैं। और काफी सारी कंपनीज जब उनका एंड होने वाला होता है, अरे उनको लगता है कि अब कंपनी का कुछ बचा नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है और डिक्लाइन वाले लेवल पे आ जाती हैं, तो भी कई कंपनीज अब इस अप्रोच को अपनाती हैं। तो जरूरी नहीं है हर बार की डिक्लाइन वाला ही हो, बट कई बार होता भी है, और कई बार कंपनीज इतनी ज्यादा मैच्योरिटी लेवल पे आ जाती हैं कि वो अब कुछ नया ऑप्ट करना चाहती हैं, तो वो फिर जियो सेंट्रिक अप्रोच पे आती हैं, ठीक है ना। बट मोस्ट प्रोबेबली कई बार कंपनीज डिक्लाइन लेवल पे आ जाती हैं तो उन्हें लगता है कि अब ये अप्रोच बेस्ट रहेगी, इससे शायद वापस से हमारा बिजनेस पीक पे आए या ग्रोथ हो वापस से हमारे बिजनेस की।
ठीक है। सो व्हेन अ कंपनी अडॉप्ट्स द स्ट्रेटजी ऑफ रिक्रूटिंग the most suitable person for the position available in it, irrespective of their nationalities, company that are truly global in nature. अब जो कंपनी है फुल्ली ग्लोबल है नेचर में, बहुत ज़्यादा ग्रोथ है कंपनी की, बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी है, मैच्योरिटी लेवल पे आ चुकी है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा कैपेबल है वो कंपनी, तो अब उसे कोई पोजीशन फिल करनी है। ठीक है, अब वो उस पोजीशन को फिल करने के लिए वो ये नहीं देखेंगे कि वो पर्सन कहीं से भी आए, बस उन्हें पर्सन फिट चाहिए, मतलब बंदा ऐसा एक नंबर चाहिए कि उस पोजीशन को फिल कर दे। उसमें हर हर क्वालिटी हो, हर स्किल्स हो, एबिलिटीज हो, नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, जो उन्हें चाहिए, कंपनी को जो चाहिए, भले वो कहीं से भी आए, पूरी कंट्री में से, पूरे वर्ल्ड में से कहीं से भी आए, तो वो पूरे वर्ल्ड को एक कंट्री की तरह, एक कंट्री के नजरिए से देखते हैं, पूरे वर्ल्ड को एक उससे देखते हैं, एक नजरिए से देखते हैं, और उन्हें बस वो बंदा चाहिए जो उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। ठीक है, तो अब दैट मीन्स वो कंपनी कितनी मतलब फाइनेंशियली स्टेबल और कितनी ज्यादा हाई लेवल वाली कंपनी होगी जो इस तरीके की सोच रखेगी। ठीक है ना, तो वो पूरे वर्ल्ड को एक नजरिए से देख के, ग्लोबली देख के और हायर करते हैं। ठीक है, उनको बस अपनी पोजीशन को फिल करना है। ठीक है, बहुत सूटेबल पर्सन चाहिए उनको। ठीक है, तो ये जब ऐसी चीजें हो जाती हैं तब जियोसेंट्रिक अप्रोच को अपनाती है कंपनीज। ठीक है, और इसका एडवांटेजेस यही है कि इट सीक्स द बेस्ट पीपल फॉर द की जॉब्स थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डलेस ऑफ नेशनलिटी। उन्हें नेशनलिटी से फर्क नहीं पड़ता है, कहीं के भी हों, कोई सी भी कंट्री से बिलोंग करता हो पर्सन, बस हमारी रिक्वायरमेंट को फुल करना चाहिए। उसके अंदर सारी वो स्किल्स, एबिलिटीज, नॉलेज और एक्सपीरियंस सब वो हो जो हमें रिक्वायर है। दैट्स इट। ठीक है, हियर वी कंसीडर एंटायर वर्ल्ड एज अ सिंगल वन कंट्री एंड वी कैन हायर बेस्ट टैलेंट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो हियर वी हैव बेटर ऑप्शंस एंड मोर वेराइटी ऑफ पीपल। तो अगर हम पूरे वर्ल्ड में से हायरिंग, मतलब उस पोजीशन को हायर करने के लिए पूरे वर्ल्ड में से जब देखेंगे, तो हमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ पीपल मिलेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, बहुत सारे टैलेंटेड पीपल मिलेंगे, तो उसमें से हम बेस्ट को हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये एक एडवांटेज है कि वैरायटी ऑफ पीपल ज्यादा होंगे, ऑप्शंस ज्यादा होंगे, और बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट निकल के आएगा हमारी इस पोजीशन को, किसी पोजीशन को फिल करने के लिए पर्सन। ठीक है, अब इसमें डिसएडवांटेजेस यही है कि हाई ट्रेनिंग लगेगी। अब वो हम किस पोजीशन के लिए, किस कंट्री के लिए और किस चीज के लिए हम हायर कर रहे हैं, वो बंदा किस नेशनलिटी से, किस कंट्री से निकल के आ रहा है, तो वो बहुत ज्यादा हाई ट्रेनिंग लगेगी बंदे को, पर्सन को। रीलोकेशन की कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी, हायरिंग कॉस्ट डेफिनेटली बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि पूरे वर्ल्ड को हम एक कंट्री मान के देख रहे हैं। तो नेशनल इमिग्रेशन पॉलिसीज में लिमिट्स द इम्प्लीमेंटेशन। अब वो बंदा किस नेशनलिटी से आ रहा है, हम किस कंट्री के लिए हायर कर रहे हैं, कहाँ के लिए हम देख रहे हैं, तो वो थोड़ी सी लिमिटेशंस आएंगी नेशनलिटी टू नेशनलिटी की, कंट्री टू कंट्री की। ठीक है, अब इसका वन ऑफ द मोस्ट और बेस्ट एग्जांपल यही है कि सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सत्यनारायण नडेला, हु इज एन इंडियन अमेरिकन बिजनेस एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो ये इसका एक बेस्ट एग्जांपल है कि वो माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ है, और वो जियो सेंट्रिक अप्रोच के उससे मतलब हायर हुआ था, या जो भी मतलब, तो ये एक बहुत ज्यादा बेस्ट एग्जांपल है। Okay, so thank you guys. Thank you for watching my video. Please do like, subscribe, share, and comment also. Study with Muskan channel, and please do comment if you have any query, or if you have any new topics. So suggest some new topics as well, so that I can prepare more videos on that. And yeah, please support. Please like, subscribe, and share. And thanks for watching.